हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी एएलएम का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, ताकि आगे जिन बच्चों का एग्जाम है उनको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा पेपर देखने को मिल रहा है, और जिनके एग्जाम हुआ है वो अपने क्वेश्चंस को मैच कर सके कि क्या आंसर जो है रहने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश का देख रहे हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी के भी जो है 5 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लैंस्ड द लेटर, ओवर द लेटर, एट, थ्रू या बाय। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा थ्रू द लेटर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको इंप्रूव करना है सेंटेंस को, जो भी अंडरलाइन है। आई होप यू वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग वाइल यू वर्क। तो हमें टू मी वॉचिंग के जगह पे जो है सही बताना है कि क्या जो है यहाँ पे इम्प्रूव रहने वाली है, इम्प्रूवमेंट जो रहेगी। तो यहाँ पे आएगा आई होप यू वॉन्ट ऑब्जेक्ट मी टू वॉच वाइल यू वर्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, क्या कहा जाएगा इसको? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये, इसको बोलेंगे साइन क्योर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपसे अपोजिट पूछा गया है, मोस्ट अपोजिट ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, सैगेशियस डिसीजन टेकन एट राइट टाइम इन कैरियर हैज लॉन्ग अफेक्ट। तो सैगेशियस का अपोजिट जो है यहाँ पे हमें बताना था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट की बात की जा रही है तो फुलिश आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस लॉजिकल इन सेंस। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वॉज ओवरफ्लोड, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोन या ओवरफ्लोइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लोड। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी का है। तुनीर शब्द का समानार्थी शब्द पूछा है, क्या होगा? तो तुनीर का जो समानार्थी होता है वो होता है निशंग। ऑप्शन बी। सदैव का संधि विच्छेद, सदैव मीन्स सदा जमा एव, तो यहाँ पे जो राइट रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प चुनिए और उसे उत्तर पत्र में अंकित कीजिए। हमारे देश में खनिजों का वितरण बहुत डैश है, समान है, समरूप है, विशाल है या असमान। तो खनिजों का वितरण कैसा है? असमान है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ बताना है, क्या होगा? चांदी का ऐनक लगाना क्या हो जाएगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से गंभीर का सही विलोमार्थक, विलोम शब्द है ये, उल्टे शब्द है, तो गंभीर का जो अपोजिट आएगा क्या आ जाएगा? वाचाल आ जाएगा। ठीक है, वाचाल कौन? जो बहुत ज्यादा बोलता है, और गंभीर जो थोड़ा सीरियस रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो इनमें से सही नहीं है बताना है लाइट के बारे में। तो देखिए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल। तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, ना कि लॉन्गिट्यूडिनल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये वाला जो है पॉइंट इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यह वास्तव में सच है या एक मिथक है कि तारे वास्तव में जितने ऊंचे हैं उससे कहीं अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि तारे हमें जितने ऊंचे दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। लेकिन है किस कारण से? तो ये है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनके निष्कासन के लिए महाअभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जाती है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर ही महाअभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग चलता है वो दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों की उससे चलता है, यानी कि उसमें लोकसभा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और राज्यसभा भी। लेकिन बात जब उपराष्ट्रपति की आती है तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में चलाया जाता है। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदन इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कभी उपराष्ट्रपति के लिए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, जीएसटी पूछा गया है, क्या एक स्टेट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, बोथ है या नन ऑफ दी अबव। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो राइट आंसर यहाँ पे नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में शामिल नहीं है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या वित्त आयोग। अब बजट में वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग तो आएंगे ही, नीति आयोग भी हो जाएगा। जो नहीं है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है? तो सबसे ज्यादा लैंगिक असमानता कहाँ पर है? हरियाणा में है। स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री रही। विजय लक्ष्मी पंडित महासभा में चुनी गई थी। ठीक है। अगर पूछा जाए तो पहली कौन थी भारत से? तो सरोजिनी नायडू कौन थी? ये पहली महिला राज्यपाल रही। कहाँ की रही? यूपी की रही। और सुचेता कल्पलानी जो थी ये पहली महिला सीएम थी, यानी कि मुख्यमंत्री थी। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद जो था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तुगलकाबाद को स्थापित किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। आगे देखिए, जैनिज्म नाम का अर्थ जिन से आता है। जिन का अर्थ पूछा गया, इसमें क्या होता है? तो आध्यात्मिक विजेता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन सा यातायात भीड़ भाड़ वाले शहरों में भूरी हवा के निर्माण से जुड़ा है? यानी कि जो ब्राउन एयर होती है ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज में, वो किससे बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरी ज्वाला कहां से उत्पन्न, मतलब किसके कारण उत्पन्न होती है? तो बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो कुरु वंश के आर्य कालों को चिन्हित किया गया है आयरन एज से, लोह एज से। ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था? तो ब्रिटिश सेना को 1857 की क्रांति में जो सहयोग मिला था वो मिला था जींद जिले से। ठीक है। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन से सिपाही विद्रोह के समय मेरठ के नायाब कोतवाल थे? तो वो थे राव कृष्ण गोपाल, ऑप्शन सी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था नाहर सिंह ने। अब वो डिपेंड करता है एचएससी पे कि वो आंसर कौन सा मानेगी, क्योंकि यहाँ पे नाहन सिंह जो है लिखा गया है, नाहर सिंह होना चाहिए था, या फिर इनमें से कोई नहीं कह सकते, तो राजा नाहर सिंह आना था वैसे। ठीक है। तो मे भी मिसप्रिंट हुआ हो इस वजह से, तो ऑप्शन बी भी ले सकते हैं। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1966 को जो था हरियाणा बना था, तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता है करनाल जिले को। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट जो था लिया था, ये कब आयोजित किया गया था? तो ये मैच हुआ था 8 फरवरी 1994 को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? तो गीता जुत्सी जो है ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनती है, क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है खारा। ठीक है। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में कौन सा त्योहार भादों के 9वें दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुगा नवमी मनाया जाता है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण, तो तागड़ी, नाड़ा और कड़ी ये महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, तो या पुरुषों द्वारा आ जाएगा गोफ। गोफ कहाँ का है? गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की कौन सी भाषा बनाया गया? तो पंजाबी को जो है द्वितीय भाषा जो है बनाया गया है हरियाणा की। हरियाणा में जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या सभी को पता है 22 है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है?
तो ओएसिस की अगर हम बात करें तो ये करनाल के उच्चाणा गांव में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? तो भाखड़ा नहर से सिरसा और हिसार के साथ साथ रोहतक में भी जो सिंचाई होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा सरोवर राज्य के फरूखनगर तहसील में स्थित है? तो फरूखनगर में है सुल्तानपुर झील, ठीक है। बड़खल लेक पूछा है कि किस जिले में है, तो ये फरीदाबाद में हो जाएगी। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो महेंद्रगढ़ रखता है। हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? तो लिबर्टी के जूते हैं जो निर्यात किए जाते हैं। ओके, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो प्रमुख इको पार्क है हरियाणा का सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण पूछा है, तो मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है केनोजोइक काल में, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, अनुपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट और तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को क्या कहते हैं? बकलिंग इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की रेंज पूछिए कितनी होती है? तो जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी की रेंज होती है वो 95 टू 99% होती है, मीन्स आप कह सकते हैं 90% से ऊपर होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, 47 का कोई आइडिया नहीं है, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन है तो ये सॉल्व नहीं करेंगे हम। 49 में देखिए ये रिलेशन पूछा गया था, तो एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो होता है Q इक्वल टू CV होता है, तो C यहाँ से निकल जाएगा Q/V, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही रहने वाला है। बाकी क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट के हैं तो ये सॉल्व नहीं करेंगे हम। चलिए हम जनरल पेपर देखते हैं सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, CaHCO3 आगे है, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर पठन होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C = 5/9 फ़ारेनहाइट -32 होता है, यानी कि जो भी होता है उसको में से हमें 32 को माइनस करना होता है, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 93.33 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट पूछा गया कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस नदी द्वारा प्रवाहित होता है? तो दामोदर नदी इसका करेक्ट होगा। कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तरी मैदानों में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इस परिणाम का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू लैक्टिक एसिड, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण के कारण जो है ऐसा होता है। आगे एक वयस्क मनुष्य का औसतन उत्पन्न पूछा है, यूरिन पूछा है कि पर डे कितना होता है? तो 1 to 2 लीटर होता है पर डे, ठीक है। ओके, मैथ्स बिल्कुल सिंपल पूछा गया है, अर्थमेटिका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप मान सकते हैं। एक पिता माँ से 7 साल बड़ा और माँ की वर्तमान उम्र बेटी की उम्र की 3 गुना है, बेटी अभी 10 साल की है। अब देखिए बेटी 10 साल की, माँ की उम्र है बेटी की उम्र की 3 गुना यानी कि 30, और पिता जो है उससे 7 साल बड़ा है तो 37 हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी? तो 37 में से 10 माइनस कर दीजिए, उम्र आ जाएगी 27 साल, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ट्रेन, एक टेलीग्राफ पोस्ट और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड, यानी कि टेलीग्राफ पोस्ट को 8 सेकंड में पार कर रही है और लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे स्पीड हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि जो टेलीग्राफ पोस्ट वाला है और लंबे पुल वाला। अब पोस्ट की जब भी बात आती है, पोस्ट खंबा, तो उसमें जो है ट्रेन की लंबाई ऐड नहीं की जाती है, वहां पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई रहती है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मैं x ले लेती हूँ और इसको पार करने में टाइम लग रहा है 8 सेकंड, इसको इक्वल रखेंगे हम, ट्रेन की लंबाई और 264 लंबे पुल को हम ऐड करेंगे और बटे में आ जाएगा 20 सेकंड। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद उस x की वैल्यू को रख कर टाइम इनमें से कोई एक लेना है उस वक्त हमें, और वहां से हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 79.2 किलोमीटर/आवर इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। अगला, विस्की से भरे एक जार में 40% एल्कोहल है, इस विस्की के एक भाग को 19% एल्कोहल युक्त दूसरे भाग से बदल दिया जाता है और अब एल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया है,
तो विस्थापित विस की पूछी थी। तो पहले तो आप रेशो निकाल लीजिए कितना आएगा। तो 40, 19, 26 करके आप निकालेंगे तो 714 यानी कि 1:2 आएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितना विस्थापित किया गया है, यानी कि y/x+y हमें बताना है। तो y की वैल्यू 2 है, x+y कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि जो विस्थापित हुआ है वो 2/3 पार्ट हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा 2/3। ठीक है, अगला देखिए, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। स्थिर जल में एक नाव की गति दी गई है, ठीक है, जहां पे पानी जो है बिल्कुल स्थिर है 10 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल यानी कि ऐड होगा उसमें 26 किलोमीटर हो जाएगी, मतलब वो ट्रेवल कर रहा है इतना, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल मीन्स -14 किलोमीटर हो जाएगा। तो धारा की गति पूछी थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 3 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए हाँ ओके, इसमें देखिए इंडाइसिस सर्ट्स का क्वेश्चन है, 343 की पावर करके दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 343 दोनों ही किसमें डिवाइड में है। तो जब भी बेस सेम हो और पावर दी गई हो और डिवाइड में हो तो क्या होंगी, पावर माइनस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 - 4/3। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 6 - 4 2/3 बचेगा। ठीक है, तो 343 की पावर अगर हम देखें तो 7 की पावर 3 होता है और बाहर था 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 का स्क्वायर मीन्स 49। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है कि 4000 को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आप 4000 का 3% निकालेंगे 120 आएगा, 5% निकालेंगे 200 आएगा, और दिया कितना गया है 144। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आंसर जो निकलेगा वो 2800 और 1200 निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगले में आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो पहले आप सिंगल सिंगल निकाल सकते हैं, जैसे जो सिंगल बन रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो जो है सिंगल है। फिर इनको ऐड करके जैसे 1 2 को मिला के एक बन गई, ठीक है, 1 4 को मिला के एक बन रही है, 2 3 को मिला के बन रही है, 3 4 को मिला के बन रही है। तो आई थिंक इसमें टोटल जो है आएंगी 10 तो बनेंगी ही बनेंगी। तो 10 आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। इसमें एक फिगर बतानी थी, जो नेक्स्ट फिगर होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ए बी और सी ये इस तरीके से ली गई हैं। फिर डी में क्या किया गया, ए को पलट दिया गया है, ई में क्या किया गया, बी को पलटा गया है, और सी अगले में हम क्या करेंगे, एफ में सी को पलट देंगे। तो सी को पलटेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिए, देखिए 1 और 3 भी जो है इसमें सेम दिए गए हैं, लेकिन जो अंदर है वो देखना है जस्ट आपको। सॉरी, इसमें जो है स्क्वायर है अंदर और यहाँ पे सर्कल है ऑप्शन 3 में, इसीलिए ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सिलोइज्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था। सभी दार्शनिक क्या है, मूर्ख हैं, और सारे के सारे मूर्ख अनपढ़ हैं। तो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि पूरा का पूरा दार्शनिक अनपढ़ के अंदर है, तो पॉसिबल है। सभी अनपढ़ दार्शनिक है, बिल्कुल नहीं है। सभी अनपढ़ मूर्ख है, नहीं। कुछ अनपढ़ दार्शनिक होंगे, ये हो सकता है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है यहाँ पे अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए, यदि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए जनसंख्या के आंकड़े दिए गए तो डाटा को वर्गीकृत किया जाएगा किस रूप में, मात्रात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव। उसमें वह माप जो सभी डाटा आइटम को ध्यान में रखता है कौन सा होता है, तो द मेजर विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डाटा आइटम इज मीन हो जाएगा, यहाँ पे माध्य कहा जाएगा। देखिए नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सैंड को वीड डॉग कहा जाता है, बर्ड को ये। तो इसमें क्या किया गया है, एस का कोड वी बनाया गया है, यानी कि टी यू को क्या कर दिया गया, स्किप। तो इसी तरीके से दो लेटर को स्किप किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, ORYH। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर के पूछे गए थे। कंप्यूटर के प्रोसेसर के भाग पूछे हैं। तो कंप्यूटर के सीपीयू में क्या क्या होता है, सीयू और एएलयू होता है, इसके अलावा रजिस्टर और मेमोरी होती है। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो सीयू और एएलयू इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला कंप्यूटर किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। देखिए पहले कंप्यूटर बनाया किससे था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स को यूज किया गया था। लेकिन लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी, मशीन लैंग्वेज, तो मशीनी भाषा का। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, साइट होस्ट लिंक ब्राउजर। तो देखिए ब्राउजर इनमें से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम वेब पेजेस को देखने के लिए करते हैं। रैम की जगह पूछी कि रैम कहाँ पर लोकेट होता है, कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो मदरबोर्ड में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला पूछा है कौन सी एक प्राकृतिक घटना है जो आकाश में सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण, यानी कि जो डिस्पर्जन के कारण होती है।
तो वो हो जाएगी इंद्रधनुष। रेनबो जो है ये डिस्पर्जन के कारण बनता है, फैलाव के कारण बनता है। ओके, तो ये थे 90 क्वेश्चन, 90 नहीं 70, बिकॉज 20 क्वेश्चन जो थे वो इनके सब्जेक्ट से पूछे गए थे, वो हमने नहीं कवर किए हैं। ओके, आगे जिनका ग्राम सचिव का एग्जाम है, पटवारी का है, मतलब इकट्ठा ही होगा तीनों का एग्जाम, तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे और सब्जेक्ट रिलेटेड भी जो है पूछा जा रहा है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्ट में वही आपका ग्राम सचिव में जो हमने कर लिए हैं, जो भी धाराएं हैं, अध्याय हैं, वही पूछी जाएंगी। और पटवारी और कनाल पटवारी में जो टर्म्स होती हैं छोटी छोटी, इंतकाल हो गया या और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, उनसे जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट नहीं सिर्फ 70 क्वेश्चंस जनरल पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।